औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I'll be teaching sexual reproduction in kingdom fungi today. Now, I have completed asexual reproduction which were of four different types, that is spore formation, conidia formation, fragmentation and budding. Today I will be talking about the sexual reproduction. जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है, कन्वेंशनली अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो जानदार चाहिए, जिनमें से एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो। बाज़ जानदारों में दो जानदार जरूर नहीं होते, एक ही जानदार अगर हर्माफ्रोडाइट है तो वो खुद मेल भी होता है और खुद फीमेल भी होता है। लेकिन किंगडम फंजाई में ये मेल और फीमेल का चक्कर नहीं है। इन केस ऑफ किंगडम फंजाई आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो फंगस चाहिए, लेकिन वो हेटेरोमॉर्फिक होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिक नहीं होनी चाहिए। तो हेटेरोमॉर्फिक में चलो हम नाम ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर में जो आपको फंगस नजर आ रहा है, ये वाला, ये फंगस का पॉजिटिव स्ट्रेन है। आप इसको कोई भी नाम ले लें, दे दें, मेल फंगस कहें, मर्जी आपकी। ये जो दूसरा रेड कलर में है, ये नेगेटिव स्ट्रेन है। तो चलो हम समझने की खातिर इस फंगस को मेल और इस फंगस को फीमेल समझते हैं। हालांकि ये ना तो मेल है ना फीमेल है, ये बस दो हेटेरोट्राइकस फंगस है। अब फंगस को जब रिप्रोडक्शन करनी होती है सेक्सुअल तरीके से, ये सबस्ट्रेटम है डबल रोटी का, जिसपे फंगस ग्रो करेंगे ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलती रहे। ये इनके रईज़ोइड्स हैं, ये वाले, ये जो इस तरह से फैले हुए हैं हॉरिजेंटली, ये स्टोलोन है। और ये जो हैं ऊपर उभरे हुए, ये हैं रिप्रोडक्टिव हाइफी यानी स्पोर एंजियोस्पोर नेगेटिव स्ट्रेन के, और ये हैं स्पोर एंजियोस्पोर पॉजिटिव स्ट्रेन। फंगस को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये अपने स्पोर एंजियोस्पोर हाइफी को एक दूसरे की तरफ मोल्ड करके इकट्ठे हो जाते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है प्रोगैमेटेंजियम। एक्सक्यूज मी। यानी पॉजिटिव फंजाई का रिप्रोडक्टिव हाइफी का जो स्पोरेंजियम है वो नेगेटिव फंजाई की तरफ और नेगेटिव का पॉजिटिव की तरफ मिल जाएगा। जस्ट अभी ये मिले हैं तो प्रोगैमेटेंजियम है, और फिर बीच में जो इनके सेपरेशन लाइन है वो जब खत्म हो जाएगी तो ये प्रोसेस कहलाएगा गैमेटेंजियम। और गैमेटेंजियम में क्या होता है कि पॉजिटिव स्ट्रेन फंगस का जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट होके नेगेटिव की तरफ जाएगा, या फिर नेगेटिव का शिफ्ट होके पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और कभी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव स्पोरेंजियम के बीच में एक पुल सी बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, कनेक्टिंग लाइन, जिसको कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि पॉजिटिव फंजाई का जो न्यूक्लियस है वो मूव करके नेगेटिव फंजाई से जाके फ्यूज हो जाए। तो जब दो साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं तो ये प्रोसेस प्लाज्मोगेमी कहलाता है। और जब फंगस अपना न्यूक्लियस एक्सचेंज करते हैं एक तीसरा कंबाइंड न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो ये प्रोसेस जो है वो कैरियोगेमी कहलाता है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि दोनों
ये जो कैप्सूल हैं वो मिलके एक जाइगोस्पोर बनाएंगे और जाइगोस्पोर जमीन पे गिरेगा। जमीन पे गिरने के बाद अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव फंजाई का है और दूसरा नेगेटिव फंजाई का है। तो ये तीसरे किस्म की फंगस का जाइगोस्पोर है और ये फिर ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा। जब ये जर्मिनेट करेगा जाइगोस्पोर तो जो डंडी बनाएगा ये प्रोमाइसीलियम कहलाएगी और उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे रप्चर होने के बाद वो स्पोर गिरेंगे तो इसमें से फिर नेक्स्ट माइसीलियम यानी फंगस आ जाएगा। तो आपने देखा कि दो फंगस पहले प्लाज्मोगेमी के जरिए उनके दो स्पोरेंजिया फ्यूज होते हैं, फिर उनके अंदर के न्यूक्लियस कैरियोगेमी के जरिए फ्यूज होते हैं और फिर जाइगोस्पोर बनता है। लफ्ज है जाइगोस्पोर क्योंकि फंगस की बात हो रही है, यहाँ लफ्ज जाइगोट इस्तेमाल नहीं होगा। तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, उसमें से जो नया फंगस आएगा फिर वो कंजुगेशन के नतीजे में आएगा। दो टर्म्स हैं, एक है प्लाज्मोगेमी और दूसरा है कैरियोगेमी। बड़ा आसान जवाब है कि जब दो साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाएंगे तो ये हो गई प्लाज्मोगेमी और जब बीच वाली वाल हट जाएगी तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ मूव करके फ्यूज हो जाएंगे तो ये होगी कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट फंजाई इज प्लाज्मोगेमी एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट फंजाई आर कॉल्ड कैरियोगेमी। तो ये इस तरह से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंगडम फंजाई में। व्हाट इज डाइकैरियोटिक फंजाई? होता ये है कि जब दो फंगस आपस में प्लाज्मोगेमी करने के बाद कैरियोगेमी करते हैं तो एक फंगस का जो न्यूक्लियस है वो दूसरी फंगस की तरफ आता है, लेकिन वो दूसरी फंगस के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं होता। तो एक ही कैप्सूल के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक पॉजिटिव फंजाई का और दूसरा नेगेटिव फंजाई का। और ये ऐसा कब होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस मवाफिक ना हो। तो नतीजे में जब एक फंगस के स्पोरेंजियम में दो फंगस के न्यूक्लियाई अनफ्यूज कंडीशन में पाए जाएं तो ये कंडीशन कहलाती है डाइकैरियोटिक, यानी फंगस इज कैरिंग टू न्यूक्लियाई। फिर जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी तो फ्यूजन हो जाएगी और फिर अगला आगे सिलसिला चलेगा। तो जब हैप्लाइड न्यूक्लियाई दो अलग अलग फंगस के आपस में मिले और लॉन्ग टाइम तक वो फ्यूज ना हो तो ये फंगस डाइकैरियोटिक कहलाएगा और इवेंचुअली ये फ्यूज हो जाएंगे। I now start classification in kingdom fungi. अब बाज जानदारों को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बाज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फंगस का और बाज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। जैसे हमने चैप्टर 7 में प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था कि प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड इनटू फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, सक्टोरिया, तो वो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की वजह से होता है। लेकिन फंगस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसको आसान करने के लिए आप में से जो मेल है उनके पास टेस्टिस है और टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। आप में से जो फीमेल हैं उनके पास ओवरी है और ओवरीज के अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है। तो टेस्टिस ऑफ मेल एंड ovaries of a female, they are actually reproductive structures. ये reproductive structures हैं और इन structures की बुनियाद पे human beings are divided into male and female. तो फंगस अपने स्पोर्स बनाने के लिए जब कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं
और उसमें वो स्पोर्स बनाते हैं, तो ये क्लासिफाई उस बुनियाद पर होंगे। तो पहली क्लास है, so fungus are classified on the basis of reproductive structures, those structures in which they make their spores. पहली क्लास है जाइगोमाइकोटा, दूसरी क्लास है एस्कोमाइकोटा, तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइकोटा, चौथी और आखिरी क्लास है ड्यूटेरोमाइकोटा। अब ये 4 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ reproduction. Let us now take one by one. ज़ाइगोमाइकोटा फंगस का एक छोटा सा ग्रुप है। इसमें ज्यादा नहीं, बस 600 स्पीशीज आज तक डायग्नोज हुई है, ज्यादा नहीं। इसमें ब्रेड मोल्ड इंक्लूडेड है। ये डबल रोटी के ऊपर उगने वाला जो फंगस है, जिसको उर्दू में फफूंदी कहते हैं, सिंधी में इनके सेंवर चवंदा बाबा। तो ब्रेड के ऊपर मोल्ड यानी फंगस डेवलप हो गया है, तो ये हो गया ब्रेड मोल्ड, इसी ग्रुप में है। जहां तक ज़ाइगोमाइकोटा की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो मैं आपको रिकॉल करके समझाता हूं कि मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड समझाए। एक है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा कोनिडिया, और तीसरा फ्रैगमेंटेशन, और चौथा बडिंग। तो ज़ाइगोमाइकोटा के जो फंगस हैं या फंगाई हैं, जमा होगी तो फंगाई, ये स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये देखें, these are the rhizoids which are root like hyphae, that is stolon which is a stem like hyphae, and this is sporangiosperm which is a flower like hyphae. On the top of it there is a capsule developed which is known as sporangium, and within this capsule, that is a sporangium, tiny spores are made, and when the number of spores will be increased, अंदर अगर स्पोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो ये बस्ट हो जाएगा, और बस्ट होने के बाद स्पोर्स नीचे गिरेंगे। ज्यादातर को तो हवा उड़ा के दूर दराज इलाकों में ले जाती है, और जो स्पोर को जहां भी मुनासिब माहौल मिलेगा तो वो स्पोर जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन वहां से शुरू करेगा। तो ज़ाइगोमाइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है, ये मैंने आपको समझा दिया है। जहां तक ज़ाइगोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको कॉन्जुगेशन समझाया था। तो वो कॉन्जुगेशन होती है जिसमें पहले 2 हेटेरोट्राइकस फंजाई प्लाज्मोगेमी करते हैं, फिर ये कैरियोगेमी करते हैं, फिर ज़ाइगोस्पोर बनता है, फिर ज़ाइगोस्पोर गिरता है, और उसमें से फिर नया फंगस आता है। तो वो जो मैंने अभी आपको समझाया, वही तरीका इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इन ज़ाइगोमाइकोटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्जुगेशन and asexual reproduction is by spore formation. The next group is Ascomycota. बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें 30,000 के करीब स्पीशीज डायग्नोस हुई है। अब क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में आप अगर चारों ग्रुप के तादाद को ऐड करें तो ये 60-65 हजार से ज्यादा नहीं है। हालांकि किताब में शुरू के अंदर लिखा है कि फंगस की 1 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं, तो आप गिन लीजिएगा, ये 1 लाख नहीं है, ये तकरीबन 60-62 हजार है। तो एनीवे एरर तो है इस जगह पर, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं है। तो 600 स्पीशीज थी ज़ाइगोमाइकोटा में, 30,000 स्पीशीज हैं एस्कोमाइकोटा में। नाउ एस्कोमाइकोटा को एस्कोमाइकोटा क्यों कहते हैं? असल में एस्कोमाइकोटा फंगस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड एस्कस।
और इसके अंदर वो अपने स्पोर्स बनाते हैं, एस्कस में स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर्स फिर एस्को स्पोर्स कहलाते हैं। जब स्पोर के सामने लफ्ज लगेगा जाइगो स्पोर तो अंडरस्टूड है कि बात जाइगोमाइकोटा की हो रही है। अगर स्पोर्स के आगे लफ्ज लगेगा एस्को स्पोर तो अंडरस्टूड है कि बात एस्कोमाइकोटा की हो रही है। तो 30,000 स्पीशीज में 1600 स्पीशीज तो एक्चुअली सिंगल सेल्यूलर यीस्ट की हैं। और फिर ये छतों के ऊपर जो आपको जाला नजर आता है इसको कॉमन मोल्ड कहते हैं। छतों के ऊपर भी नजर आता है, जूते वगैरह रखें आप अनअटेंडेड करके तो काफी दिनों के बाद उस पर भी जाला डेवलप हो जाता है। रोटी का टुकड़ा कोने में रखते हैं तो उस पर भी जाला डेवलप हो जाता है। तो ये कॉमन मोल्ड एस्कोमाइकोटा है। एस्कोमाइकोटा में एक खतरनाक किस्म का फंगस भी आता है जो पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है और ये प्लांट के लिए बीमारी का सबब है। हम इस चैप्टर में पाउडरी मिल्ड्यू बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। ये एस्कोमाइकोटा के मुख्तलिफ स्पीशीज हैं और इनमें देखिए ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एस्कस हैं और इस एस्कस के अंदर जो है एस्को स्पोर्स बनते तो स्पोर्स ही हैं, लेकिन नाम के साथ अगर एस्को स्पोर है तो अंडरस्टूड है कि ये एस्कोमाइकोटा फंगस की बात हो रही है। जबरदस्त कॉफी। तो स्टूडेंट्स लेट अस हैव अ लुक एट दिस एस्कस। अच्छा, हर एस्कस अलग शेप का होता है। ये ऐसा एस्कस है जो खुला है पूरे का पूरा। बाज ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे बंद होते हैं और बाज ऐसे जो थोड़े खुले होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो एस्कस असल में एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो एस्कोमाइकोटा फंगस स्पोर्स बनाने के लिए बना है। एस्कोमाइकोटा ग्रुप जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो कोनेडिया फॉर्मेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैं पहले बता के आया हूं, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यानी जाइगोमाइकोटा स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करेंगे और एस्कोमाइकोटा कोनेडिया फॉर्मेशन से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये भी कॉन्जुगेशन करेंगे। तो द asexual reproductive method in Escomycota is through gonad formation और sexual reproduction is by conjugation। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के फंगस हैं और उन्होंने इस एस्कस में अपने स्पोर्स को कंबाइन किया हुआ। ये देखें आप, दो एस्को स्पोर्स जो करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान एक थिन लाइन होती है। उस लाइन के डिटेच होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से जो स्पोर्स के न्यूक्लियस हैं वो आसानी से फ्यूज हो सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए। यू कैन हैव अ डिटेल्ड लुक ऑन दिस। इनमें से पॉजिटिव फंजाई भी है और नेगेटिव फंजाई भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नीड टू डिफरेंट फंजाई जो हेटेरोट्राइकस कहलाएंगे। तो ये इनके रिप्रोडक्टिव हाइफीज हैं और देखिए किस कदर आपस में क्लोज हैं। जब हवा वगैरह चलेगी तो दो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो सकते हैं, तो फिर उसमें से एक नया सिलसिला शुरू होगा। तरीकेकार वही है कॉन्जुगेशन का, लेकिन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनेगा वो इसका स्ट्रक्चर। ये जो एस्कस है अगर मुकम्मल तौर पर खुला है तो ये कहलाएगा अपोथीशियम और बाज एस्कोमाइकोटा फंगाई इस तरह का एस्कस बनाते हैं। अगर स्लाइटली ओपन है तो ये पेरिथीशियम है और बाज फंगस इस तरह का बनाते हैं। खास करके ये जो थोड़ा सा खुला है और बाकी ये चारों तरफ से बंद है, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन होता है आर्थ्रोपोड से कि वो अंदर जाके इसको डैमेज करे। और बास फंगस लेसिथीशियम टाइप का बनाते हैं इसका, जिस चारों तरफ से क्लोज होता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है।
अब यहाँ पर आप देखें कि ये मुख्तलिफ किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। इस थिन लाइन ने टूटकर इन न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज होने का मौका फराहम करना है और यूं कॉन्जुगेशन हो जाएगी। बास फंगस जिनको डेसिकेशन से यानी ड्राईनेस से खतरा होता है या इंसेक्ट्स से खतरा होता है, तो वो अपने एस्कस के ऊपर पैराफाइसिस बनाते हैं। ये किस्म के हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और काफी शार्प होते हैं, तो इसको लेकर ये मक्खियां अंदर नहीं घुस सकती। अब यहाँ दोबारा खूबसूरती से देखें कि ये सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं, अलग अलग जो है वो उसके एस्कस में, और इनको बस थोड़ा सा फ्यूज होना है और नई कॉन्जुगेशन होनी है और नया फंगस आना है। तो पैराफाइसिस प्रोटेक्टिव हेयर्स है, दे आर द प्रोटेक्टिव हेयर्स फॉर दी। आपको बताया था कि इसी ग्रुप में 1500 स्पीशीज, कहीं मैंने 1600 भी पढ़ा है और कई जगहों पर पढ़ा है, इसलिए मैं कभी 1600 भी बोल देता हूँ, कभी 1500, लेकिन किताब में इसकी तादाद नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये यीस्ट फंगस आप जानते हैं, पढ़ाया था कि बडिंग करते हैं, ये बडिंग करते हैं। तो यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस में हम इसको पढ़ेंगे कि ये आपकी जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्री है, जिसमें बॉम्बे बेकरी से लेकर यहाँ पर केक बनते हैं, पेस्ट्रियां बनती हैं, तो आटे में जब तक बेकिंग पाउडर न डालो तो बेकिंग सही तरीके से नहीं होती। इसके अलावा ये जो फ्रूट शुगर्स होती हैं, इनको यीस्ट जो है फर्मेंट करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो दुनिया में लोगों को खाने के लिए जो केक मिलता है, पेस्ट्री मिलती है, नान मिलता है, एवरीथिंग विच इज रेज्ड ड्यूरिंग बेकिंग, तो वो बेकिंग पाउडर की वजह से, तो ये क्रेडिट यीस्ट को जाता है। और अगर यीस्ट न होता तो जो लोगों को अल्कोहल मिलता है शराब पीने के लिए, वो भी ना मिलता। याद रखें, शराब दुनिया के हर मजहब में हराम है। अच्छा, सम ऑफ देम आर इन बेसिडियोमाइकोटा, मैंने ज्यादातर जो यीस्ट जो हैं वो एस्कोमाइकोटा में है और कुछ बेसिडियोमाइकोटा में भी है। लेकिन यीस्ट जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनमें सिर्फ होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। यू कैन सी हियर, दिस इज अ मदर यीस्ट, उसने बड बनाई है, ये बड यहाँ से डिटेच होके एक अलग यीस्ट बन जाएगी और मदर यीस्ट अपनी तन्हाई दूर करने के लिए एक और बड बना लेगी। ये जो यीस्ट ग्रुप है बड़ा ही अच्छा है, अगर वो पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में, नान बनाने में या वाइन बनाने में इस्तेमाल होता है, तो ये उसका एक पॉजिटिव रोल है। आपको वाइन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिनको इख्तलाफ नहीं उनके लिए तो ये पॉजिटिव रोल है। लेकिन बाज यीस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसमें एक है कैंडिडा यीस्ट। इसकी वजह से बीमारी होती है कैंडिडियोसिस। देखिए, घर से निकलें, आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, कहीं भी जाएं, रेल स्टेशन पे जाएं, टॉयलेट हमेशा कॉमन होते हैं। बास तो घरों में भी टॉयलेट कॉमन होते हैं, खुशनसीब होंगे वो कुछ लोग जिनके बेडरूम अलग हैं और उनको वॉशरूम भी अलग मिला हुआ है। तो जहां पे आप वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे, कॉमन टॉयलेट, तो लोगों की आदत होती है कि वो सफाई नहीं रखते, तो वहां पर फंगस के स्पोर्स होते हैं। तो वहां अगर सफाई नहीं है और टॉयलेट में फंगस के स्पोर्स हैं, तो मर्द हो कि खातून अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो फंगस के स्पोर्स उसकी इस रीजन पे, लोअर एब्डोमिनल रीजन पे, जो वेजाइना की सराउंडिंग है, उधर लगेंगे
और वहां से ये फिर इंसर्ट होके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच सकते हैं, और हामला औरत है अगर तो उसका हमल भी जाया हो सकता है। दिस इज कॉल्ड विजाइनल ट्रेश और दिस इज कॉल्ड कैंडिडियोसिस। So candidiasis is a disease caused by candida yeast, or it is commonly known as vaginal trash. अब स्पोर्स जो हैं कैंडिडा यीस्ट के, ये यूं तो रिप्रोडक्टिव रीजन की सराउंडिंग में अटैक करते हैं, लेकिन किसी और जगह पर भी अगर स्पोर्स वगैरह होंगे तो इस तरह की सिचुएशन आपको उसका सामना करना पड़ेगा। बड़ी टेरिबल सिचुएशन होती है, और फंगल डिजीज का इलाज जो है ना वो लेंदी होता है। तो बी केयरफुल, ट्राई नॉट टू यूज एनी पब्लिक टॉयलेट, और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट अगर इस्तेमाल करना पड़े तो आप उसको पहले वॉश करें और फिर इस्तेमाल करने के बाद फिर वॉश करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको वॉशरूम साफ मिले तो दूसरे के लिए भी साफ करके छोड़ें, तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन होती है। ये सिंबॉलिक पिक्चर है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दिस इज अ एरिया वेयर विजाइनल ट्रेश बेसिकली अटैक्स। एक और फंगस होता है जो कि यीस्ट ग्रुप में है, और इसको सर्विसी फंजाई कहते हैं, और ये फ्रूट शुगर की फर्मेंटेशन करके उसमें से इथेनॉल या अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप केमिस्ट्री का काम करते हैं तो इथेनॉल की अहमियत का आपको पता होगा। और जो लोग अल्कोहल पीते हैं, वैसे अल्कोहल को डाइल्यूट करके ही लोग पीते हैं, इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो नहीं पीते। वैसे ना तो इसका जायका अच्छा है, ना ये मेडिकली आपके लिए सही है, और सेहत का ज़ियान है, पैसे का ज़ियान है। कोई बेवकूफ़ ही अल्कोहल इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती से मैं मुस्लिम हिंदू के चक्कर में पड़ने वाला शख्स हूँ तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर मुसलमान शराब पीते हैं, जो कि शरन मना है और अखलाकी तौर पर गलत है। तो सर्विसी जो है यीस्ट फंजाई, ये ओल्डेस्ट यीस्ट है जिसको बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और इसको वाइन बनाने में भी यूज करते हैं। इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड शुगर फंगस, क्योंकि शुगर की फर्मेंटेशन करके उसको अल्को इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये शुगर फंगस भी कहलाती है। तीसरा ग्रुप है बेसिडियोमाइकोटा। आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये क्या है? ये डूम है एक मशरूम का, और ये उसकी स्टाल्क है, और ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिडियो स्पोर्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसमें 16,000 के करीब स्पीशीज हैं। तो इसका दूसरा नंबर जो अब तक हमने पढ़ा है 600, 30,000 और 16,000, हालांकि अगले ग्रुप में 17,000 हैं। तो बहरहाल 16,000 स्पीशीज हैं, और इसमें ज्यादातर मशरूम्स आती हैं, एडिबल भी और पॉइजनस भी। जो पॉइजनस मशरूम्स होती हैं वो डेथ स्टूल या टोड स्टूल कहलाती हैं। वफा क्या करे सन ये हुस्न वाले, रुगो मुंह दे मिठड़े अंदर दे निकाले। अब ये एक मशरूम है, इसका डूम कितना खूबसूरत है, लेकिन ये एडिबल नहीं है, जहरीली मशरूम है। आप खाएं तो आपकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, बिरयानी पकना शुरू हो जाएगी। बेसिडियोमाइकोटा फंगस जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? देखें, ये है स्टाल किसी भी मशरूम का, और ये है डूम। इस डूम के अंदर ये जो आपको रिजेस नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये जो रिजेस आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिडिया है, और एक को हम बढ़ा करके देखते हैं, ये बेसिडिया, इसके अंदर ये जो अटैच्ड है ये बेसिडियो स्पोर्स है। तो दो बेसिडियो स्पोर्स को आपस में कॉन्जुगेट होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बेसिडियो स्पोर बनते हैं,
एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर बनते हैं और जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइकोटा टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। और याद रखिए कि किसी भी फंगस का, मैं मशरूम की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, इसके इस अकेले डूम में 40 मिलियन स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं विद इन 1 आवर। तो इतना बेहतरीन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल दुनिया में किसी और जानदार का नहीं है। ये आपको मशरूम दिखा रहे हैं, ये साबित है, इसका सेक्शन काटा गया है। और ये आपको बेसिडिया नजर आ रहे हैं। एक होगा तो बेसिडियम और ज्यादा होंगे तो कहलाएंगे बेसिडिया, और उसके टिप्स पे ये बेसिडियो स्पोर्स है। और ये आपस में कॉन्जुगेट करके फिर नई स्पोर बनाएंगे और उसमें से एक नया बेसिडियो माइकोटा फंगस रिलीज होगा। सेम तस्वीर है ये यहां से आप शुरू करें कि ये एडल्ट मशरूम है, इसके अंदर ये जो है बेसिडिया है और इसके अंदर ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, और इनके दरमियान जब मिलाप हो जाएगा तो ये जाइगोस्पोर्स बनेंगे और फिर नया फंगस डेवलप होगा। व्हाट इज एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस? ये दुनिया की मशहूर तरीन एडिबल मशरूम है। One of the most common mushroom which is cultivated in 70 countries of the world for food purpose. वेस्ट में अगर आप जाएं तो आपको इस तरह से वो पड़ी हुई नजर आती हैं और लोग बड़े शौक से खरीदते हैं क्योंकि मेडिकली ये रिकमेंडेड किस्म का फूड है। आखिरी ग्रुप है ड्यूटेरोमाइकोटा और ये बड़ा बदनसीब ग्रुप है। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि किसी जमाने में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत से माला माल थे, लेकिन इस कुदरती सलाहियत को इन्होंने लूज किया तो इनकी परफेक्शन खत्म हो गई। इस वजह से ये कहलाते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें बड़े मशहूर फंजाई हैं और ये याद रखने वाली बात है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसकी जगह पर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता है कि एक फंगस अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे फंगस से कंबाइन करे तो ये प्रोसेस कहलाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पे कोई गैमेट्स वगैरह स्पोर्स वगैरह का चक्कर नहीं। 17,000 स्पीशीज पे ये मुश्तमिल है। इसमें पेंसिलियम आ जाता है, इसमें एस्परगिलस भी आ जाता है। तो आप पेंसिलिन के इस्तेमाल से वाकिफ हैं और आप एस्परगिलस के इस्तेमाल से भी वाकिफ हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको ड्यूटेरोमाइकोटा दिखा रहा हूँ। व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी? मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी अगर दो जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच नहीं करते और एक जानदार अपना डीएनए दूसरे जानदार के साथ कंबाइन कर लेता है तो इन अ वे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हुई। आप लोग क्या करते हैं? आपका स्पर्म जब फीमेल के ओवम से फ्यूज होता है तो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द स्पर्म विच फ्यूजेस विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ओवम। आप लोग भी यही होता है फाइनली, पर इनमें कोई ओवम स्पर्म का चक्कर नहीं होता, डायरेक्ट डीएनए को डीएनए से कंबाइन किया जाता है। तो समथिंग विच इज इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम पैरासेक्सुअलिटी, और इसके नतीजे में रस्ट। स्टूडेंट्स, आज मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई आपको पढ़ा दी। इसका आखिरी पार्ट रहता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। यहाँ बार बार बिजली का इशू आ रहा है तो इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें कोरोना से महफूज रहें, मेहनत करें,
मेहनत का दामन मत छोड़ें, रिवार्ड मेरे रब की तरफ से होता है। थैंक यू।